और पंजाब में भगवंत मान सरकार ने पूरे किए 1 वर्ष। सीएम भगवंत मान ने गिनाई उपलब्धियां। विपक्ष ने बताया झूठ का पुलिंदा। कहा राज्य के असल हालात बेहद खराब। तो इस वक्त में सबसे पहले बात संसद में छिड़े सियासी संग्राम के कर लेते हैं। भ्रष्टाचार पर विपक्षी एकता किस तरह से सामने आ रही है और किस तरह से पूरा जो सियासी संग्राम है वो छिड़ा हुआ है, इसको लेकर के बात कर लेते हैं। एक बार फिर से सियासी संग्राम के कारण जो संसद की कार्यवाही है वो बाधित हुई है, दिन भर के लिए स्थगित हुई है संसद के दोनों सदन। संसद का मौजूदा सत्र एक बार फिर सियासी संग्राम के कारण बाधित है। विधायी कामकाज नहीं हो पा रहा है। लंदन से लौटे राहुल गांधी आज सत्र में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और सत्ता पक्ष लगातार उन्हें अपने बयानों की याद दिला रहा है। लोकतंत्र पर और देश की संस्थाओं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी उनसे माफी मांगने पर अड़ी है। आज राहुल गांधी को आना था, लेकिन बीजेपी चाहती है कि वो माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद का अपमान करने के आरोप राहुल गांधी पर लगाते हुए उनसे माफी की मांग की है। वहीं पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने नेता का समर्थन करते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी आखिर क्यों मांगेंगे माफी। भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता के खिलाफ विपक्षी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी दलों ने संसद भवन से मार्च निकालकर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का कल विरोध किया था और यह विरोध आज भी जारी है। आज भी विपक्ष अडानी मामले पर जेपीसी और ईडी की जांच की मांग कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि दिल्ली शराब घोटाले में नाम आने पर अचानक के कविता विपक्षी एकता के लिए क्यों सक्रिय हुई। जब नाम सामने आया तो विपक्षी एकता की याद सताने लगी। आज उनसे ईडी की पूछताछ होनी थी, लेकिन बीआरएस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है और आज उनकी पूछताछ नहीं हुई है, वो पेश नहीं हुई है। अब 20 तारीख को यह पूछताछ होगी। विपक्षी एकता मार्च में पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक मंच पर दिखे थे कल, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी मनीष सिसोदिया पर सीबीआई एफआईआर का विरोध करेगी। आज सीबीआई ने फीडबैक यूनिट मामले में नेताओं की जासूसी कराने के आरोप में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। खास बात है कि यह शिकायत बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस के नेताओं की ओर से भी की गई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता को विपक्षी दल सियासी मुद्दा बना रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष भ्रष्टाचार पर इसे जीरो टॉलरेंस की नीति मानता है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार सीबीआई के नोटिस को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन पूछताछ में शामिल होने के बजाय तेजस्वी सीबीआई पर तंज कसते हैं। अब उन्हें 25 मार्च को सीबीआई के सामने उपस्थित होना होगा। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोर्ट की दखल के बाद अब पश्चिम बंगाल में हजारों बेरोजगार शिक्षकों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। तो ऐसी हालत में जांच एजेंसी को कटघरे में खड़ा करके क्या आम लोगों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का कहना है कि जो लोग विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं वे सदन में आए और माफी मांगे। जिन लोगों ने देश को अपमानित करने का काम किया, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते थे, फिर टुकड़े टुकड़े करने वाले देश को और नामो निशान मिटाने वाले देश को उनको अपने पार्टी में शामिल करते हैं, फिर अपने साथ चलाते हैं। अब जो उन्होंने सिखाया वो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का काम, झूठ बोलने का काम, संसद का अपमान करने का काम करते हैं। सदन में आए, माफी मांगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। में डिस्कशन नहीं होना ये उनका मंशा है। कभी सुने आप, रोज उठ के रूलिंग पार्टी के लोग ही गड़बड़ करते हैं। अभी अपोजिशन के उठते नहीं बोलने के लिए, लेकिन सरकार के लोग पहले ही उठते हंगामा, माफी मांगो माफी मांगो। ये क्या है? क्या खुद इंस्टिगेट कर रही सरकार और दूसरों को डेमोक्रेसी जो बात सुनाती है। माफी मांगने का सवाल ही नहीं।
तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि माफी मांगने का सवाल नहीं है और बीजेपी अड़ी है कि राहुल गांधी ने संसद का अपमान किया है, उनको माफी मांगनी होगी। हमारे संवाददाता कुमार आलोक इस पूरी खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए बने हुए हैं और उसके साथ ही साथ इस पूरी खबर पर बहस के लिए भी धनंजय गिरी और ऋषि मिश्रा दो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं कुमार आलोक का। कुमार आलोक, संसद आज भी नहीं चली तमाम प्रयासों के बाद और ये कहा जा रहा है कि भाई जो भी पक्ष विपक्ष के आपस के मतभेद हों और जो भी सियासत हो, लेकिन कम से कम विधायी कार्य हैं वो प्रभावित नहीं होने चाहिए। किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम का आकलन करेंगे? क्या कुछ संसद में आज हुआ, कैसे घटित हुआ, क्या कुछ रहा, क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? आकलन करेंगे क्या कुछ संसद में आज हुआ, कैसे घटित हुआ, क्या कुछ रहा, क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जब संसद ये बजट सत्र का जो दूसरा पार्ट है और जब से शुरू हुआ है तब से लगातार व्यवधान जारी है और खासकर जेपीसी की मांग को लेकर के अपोजिशन यहाँ पर रोज, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, लगातार वो हंगामा कर रही है, बेल में चले जाते हैं और 11 बजे जब कार्रवाई शुरू होती है तो चंद मिनट के बाद दोनों सदनों को एडजर्न कर दिया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है और खासकर राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो रुख अपनाया है वो लाजमी है, क्योंकि अगर हम बात करें कि लंदन में जिस तरीके का उनका लेक्चर था और उस लेक्चर में जिन सब्जेक्ट का उन्होंने प्रयोग किया था, जैसे कि उन्होंने भारत में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए यूएस और यूरोपियन कंट्री से मदद मांगी, जो अपने आप में एक हम कहें तो राष्ट्र के लिए एक शर्मिंदगी वाला विषय है। दूसरा कि अगर अपने पेगासस का जो मुद्दा उठाया उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है। तो जिन चीजों को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है उसको समस्या बना करके आप विदेशों में भारत की छवि खराब कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इनके एक और बड़बोले नेता है मणिशंकर अय्यर। तो मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने भारत में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी थी। तो ये अपने आप में उसी को राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर का ये पार्ट 2 है। तो अब देखना है कि सरकार के जो फ्लोर मैनेजर हैं, अपोजिशन के बीच क्या तालमेल बन पाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायी कार्य हैं जिन्हें पूरा किया जाना है और इसमें जनता की जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित जो बिल्स है उसको कानून का शक्ल लेना है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से जो सरकार है वो अपनी रणनीति अपनाती है और विपक्ष का क्या रवैया रहता है, ये देखने वाला होगा विषय। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि दोनों ही पक्ष जो है वो इस पर कहीं ना कहीं अड़े हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर के। आप हमारे साथ बने रहिए कुमार आलोक। इस चर्चा में हम दो विशेष मेहमानों को भी यहाँ जोड़ना चाहेंगे। हमारे साथ में दो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। धनंजय गिरी जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, और इसके साथ ही साथ ऋषि मिश्रा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, वो भी हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। ऋषि मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से आपने देखा कि आज चौथा दिन है कि जब ये जो पूरी जो संसद है वो इंस्टॉल्ड रही और कोई भी विधायी कार्य जो है वो नहीं हो पा रहा है, जबकि ऋषि मिश्रा जी, अगर आपसे पूछना चाहें या आपसे समझना चाहें कि जब ये बात एक बार ये हो गई है कि भाई लोकतंत्र के अपमान की बात सामने आई है और तमाम जो उनके स्पीचेस हैं राहुल गांधी के, वो उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो ये बात साफ तौर पर कर रहे हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश लोकतंत्र बचाने के लिए भारत में इंटरवीन क्यों नहीं करते। ऐसी समस्याओं पर इन बातों पर आकर क्या लगता नहीं है कि राहुल गांधी को सदन में आना चाहिए, उसके विषय में बताना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, मुद्दा खत्म हो और कम से कम बात आगे बढ़े, विधायी कार्य जो है वो पूरा हो सके, क्योंकि सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं विपक्ष का भी कर्तव्य है कि सदन चले। देखिए निखिल जी, मैं माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी के उस बयान को कोट करता हूं जिसमें अरुण जेटली साहब ने कहा था कि संसद सुचारू ढंग से चले, इसमें विपक्ष से अधिक कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जो सत्ता पक्ष होती है उसकी होती है। संसद सुचारू ढंग से चले, उसमें सबसे अधिक जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है। ये स्वर्गीय अरुण जेटली साहब का बयान है। ठीक है। जहां तक राहुल गांधी जी ने जो कहा है लंदन के धरती से, उन्होंने जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए कहा है, यदि इसमें बीजेपी या जो वर्तमान सरकार है उसको कुछ भी आपत्ति लगता है तो पार्लियामेंट में डिस्कशन क्यों नहीं करवा लेते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा, हो सकता है कि राहुल गांधी के किसी कंटेंट से बीजेपी को आपत्ति हो या कई लोगों को आपत्ति है, तो क्यों ना पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन करवा लिया जाए कि राहुल गांधी ने क्या कहा, नहीं कहा। नंबर 1। नंबर 2, यदि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा है जिससे कहीं ना कहीं
देश को नुकसान हो रहा है, देश विरोधी बातें उन्होंने की है, तो राहुल, पार्लियामेंट है, संसद है, राहुल गांधी पे कार्रवाई करे, राहुल गांधी को निलंबित करे कम से कम। तो सिर्फ आप राहुल गांधी के बहाने पार्लियामेंट का बहुमूल्य समय कहीं ना कहीं आप बर्बाद कर रहे हैं। और मुझे इसमें लग रहा है कि सत्तासीन जो पार्टी है वो अडानी के मुद्दे पे चर्चा नहीं कराना चाहती है, यानी राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये आप चाह रहे हैं कि उनको फिर से एक बार शहीद होने का दर्जा दिया जाए। 2 सेकंड लूंगा मैं। अडानी मुद्दे को दबाने के लिए राहुल गांधी के जो बयान है उनको आगे किया जा रहा है। आप अडानी के मुद्दे पे जेपीसी कराइए। मुझे याद है जब बोफोर्स का मामला आया था, कांग्रेस के 400 कुछ एमपी हुआ करते थे, विपक्ष नाम मात्र के थे, लेकिन जैसे ही विपक्ष ने बोफोर्स के मामले को उठाया, उस समय के तत्कालीन सरकार ने जेपीसी गठित की। और जेपीसी तो वर्तमान सरकार में जेपीसी यदि गठित होती है तो उसमें मेंबर सबसे अधिक भाजपा के होंगे। तो भाजपा क्यों डर रही है जेपीसी से? और जेपीसी हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी का हो जाएगा। और मैं तो आपके माध्यम अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि जेपीसी जांच हो जाएगी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वैसे धनंजय गिरी जवाब देंगे। लेकिन आपको पता है कि जेपीसी की जो जांच, तमाम सारी जांच हुई इसके पहले, उनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं? तमाम जो जांच है वो उनके रिजल्ट्स पूरे आते नहीं। और ये जो मामला है ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। तो एक विदेशी एजेंसी की मांग को लेकर आप अपनी संस्थाओं के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन निखिल जी, आप विद्वान पत्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी गठित की गई है वो क्या है? जो अडानी के मामले की जांच के लिए नहीं है, वो रेगुलेटर जो सेबी जो रेगुलेटर है उसकी जो वर्किंग है खासकर अडानी मामले में उसको लेकर है। चलिए चलिए धनंजय गिरी जी से जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी ये कह रहे हैं कि जेपीसी की मांग जो है इनकी बड़ी वाजिब है, उस पर करना चाहिए और सदन चलाने का जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। हालांकि मैं इससे पूरी तरह से इस तरह नहीं सहमत हूं कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा हो सकती है, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी शून्य तो नहीं ही होती। निखिल जी, अगर जिम्मेवारी इन लोगों की रहती, कांग्रेस पार्टी की या बाकी दलों की, तो ये सत्ता में रहते। क्योंकि सरकार में रह के भी जन सरोकार में कभी नहीं रहे। हम जन सरोकार में भी रहे लगातार, और आज सरकार में भी और जन सरोकार में भी। हिंडनबर्ग का हिडन एजेंडा के पीछे क्या हिडन कहानी है और क्या इसके पीछे हिनहाट है? हिंडनबर्ग की हिनहाट है। लंदन में 2 बैंक धराशायी हो गए, हिंडनबर्ग ने कुछ नहीं कहा। हिंडनबर्ग पर प्रशासन सिंह खुद वहां लगा हुआ है जहां की हिंडनबर्ग यहाँ की एजेंसी है। एक कमरे के 4 कुर्सी पर लोग बैठे हुए हैं। और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उस पर आप बात कर रहे हैं। आज मामला क्या है? राहुल गांधी पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि लंदन से लव और देश से द्वेष। राहुल बाबा ये काम न करिए, ऐसा कैसे कर सकता है कोई शख्स? आप जो बैठ करके विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं, लोकतंत्र की जननी के ऊपर जो सवाल उठाते हैं और बताते हैं कि भाई भारत में लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया खतरे में है, न्यायपालिका खतरे में है, विधायिका खतरे में है, सारी संस्थाएं यहाँ खतरे में है। और आप लोग क्या कर रहे हैं? यानी कि आप प्रोवोक कर रहे हैं उन लोगों को जो हमारे ऊपर इतने लंबे समय तक शासन किए हैं, उनको आप प्रोवोक कर रहे हैं। जो वहां बैठा हुआ संसद देख रहा है कि भाई हमसे इनकी इकोनॉमी आगे बढ़ गई, इनके यहाँ ऐसा नेतृत्व आया है कि हमको पीछे छोड़ दिया। और उन लोगों के आप आगे जाकर गुहार कर रहे हैं, मनुहार कर रहे हैं। और उसी पब्लिक में से एक बुजुर्ग शख्स निकलता है और कहता है कि आपकी दादी भी आई थी। और उनसे किसी ने कहा मोरारजी प्रकरण के बाद कि बताइए, उन्होंने कहा हमारा आंतरिक मामला है, हम समझेंगे। तो और किसी से कम से कम अपनी दादी से ही सीख लीजिए। दूसरा, वो जाकर के इस मंच किसके साथ शेयर करते हैं? कमल मुनीर के साथ। कमल मुनीर कौन है? जिसने आर्टिकल लिखा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि जबरदस्ती कश्मीर को भारत पाकिस्तान में मिलाए। दूसरा, उनके लगातार ट्वीट, उनके एजेंडा सारे भारत विरोधी है। वो पाकिस्तानी मुल्क से है, अपने मुल्क से मोहब्बत है। कोई राहुल गांधी की तरह थोड़ा है कि देश से द्वेष है, लंदन से लव कर रहे हैं। वो तो अपना क्लियर है, उनका लव और हेट दोनों क्लियर है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर लंबी यात्रा में उनको खाली प्रेम मिला, खाली प्रेम दिखा। और जैसे ही लंदन विदेश की धरती पर गए, देश से द्वेष करने लगे। देश में उनको चारों तरफ नफरत दिखा, सारी एजेंसियां खतरे में दिखी, सारा लोकतंत्र खतरे में दिखा। जहां वो जम्मू कश्मीर में गए, उन्होंने भूरी प्रशंसा की। सब लोग हाथ में झंडा उठा के, तिरंगा उठा खड़े। अरे उनको कहना चाहिए कि मोदी जी की देन है कि हाथ में तिरंगा है। तो जो लोग कहते थे कि यहाँ के केसर के बाग को जिन लोगों ने लोहू से लुहान कर दिया था, गोलियों की गड़गड़ाहट जहां गूंजती थी, वहां मोदी। अरे भैया, राहुल गांधी ने जो कहा है, राहुल गांधी जी को कार्रवाई तो कीजिए।
देखिए सिर्फ हाँ, ये एक बात और कह रहे हैं, ये एक बात और कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। हालांकि मुझे इसमें जो सियासत है वो मैं समझ पा रहा हूं, धनंजय गिरी उसको बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं आप दोनों लोगों को रोकूंगा क्योंकि एक विषय इसी के साथ साथ और जुड़ा हुआ है। ऋषि मिश्रा जी, आप लोगों के पास दोबारा आएंगे। हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। नीरज, आज दो विशेष मामले और भी हुए हैं। एक तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर, जिस पर अभी ऋषि मिश्रा बताएंगे कि वो सरकार के या कम से कम ईडी की इस कार्रवाई के साथ हैं या विरोध में है, वो बताएंगे। और दूसरा के कविता से पूछताछ होनी थी ईडी की, वो भी मामला आगे चला गया है। इन दोनों मामलों के बारे में थोड़ा जानकारी दें हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले निखिल, मैं के कविता के मामले की बात बताना चाहूँगा कि आज के कविता को पेश होना था और ईडी के सवालों के जवाब देने थे। पिछली बार जब के कविता यहाँ पर पहुंची थी ईडी मुख्यालय में तो 9 घंटे के करीब उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन ईडी के किसी भी सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है के कविता की भूमिका कि दक्षिण की जो शराब लॉबी थी उसका एक बड़ा टेक था दिल्ली की आबकारी नीति में, और ये भी कहा जाता था कि दक्षिण की जो शराब लॉबी है उसकी वजह से ही दिल्ली की आबकारी नीति में कई सारे बदलाव भी हुए। महत्वपूर्ण इसलिए है कि दिनेश अरोड़ा जो दिल्ली के कारोबारी थे और दिल्ली के हर एक पॉश इलाके में उनके रेस्टोरेंट हैं, उनकी मुलाकात संजय सिंह से होती है। संजय सिंह उनको लेके जाते हैं मनीष सिसोदिया के पास। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि पार्टी के लिए आप फंड एकत्रित कीजिए और जो व्यवसायी हैं उनका एक ग्रुप बनाइए ताकि पार्टी को वो फंड दे सकें। उसी समय विजय नायर जो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन हेड थे, मुलाकात दिनेश अरोड़ा से करते हैं और उन्हीं के मार्फत जो अरुण पिल्लई है जो दक्षिण की शराब लॉबी का एक फेस है, उनकी एक मुलाकात होती है। और उसके बाद नई भूमिका में निकल कर आते हैं समीर महेंद्रू जो इंडो स्पिरिट के मालिक हैं, क्योंकि समीर महेंद्रू पहले तैयार नहीं हो रहे थे इस पूरी डील में शामिल होने के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर के थ्रू समीर महेंद्रू से बात की और उनको डील में शामिल किया। उसके बाद के कविता ने भी समीर महेंद्रू से बात की और उनको अपनी कह सकते हैं कि कंपनी में एक तरह से हिस्सेदार बना लिया और 65% की इंडो स्पिरिट में जो दिल्ली के अंदर जिनका हिस्सा था उसमें 65% की हिस्सेदारी के कविता की थी और जिसमें अरुण पिल्लैया एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी था कि के कविता आए और जो ईडी के तमाम जो तथ्य हैं उनको स्पष्ट करें, लेकिन के कविता लगातार ईडी के सवालों के जवाबों से बचती रही। दूसरी, आज उनको आना था लेकिन आज उन्होंने आने में असमर्थता व्यक्त की। उसका कारण सीधा सीधा यही है कि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है और उससे पहले के कविता किसी भी तरीके से ईडी के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हैं और वो कहीं ना कहीं बचती हुई प्रतीत हो रही हैं। अभी जो जानकारी हमें तुरंत मिली है ईडी के मुख्यालय से कि 20 मार्च को उनको सम्मन किया गया है, के कविता को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। अब देखना होगा कि 20 मार्च को के कविता पहुंचती हैं या नहीं। मनीष सिसोदिया का मामला दूसरा महत्वपूर्ण मामला है मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया जी देखिए, दूसरा निखिल मनीष सिसोदिया का मामला है कि सीबीआई ने आज एक नई एफआईआर दर्ज की है। जो फीडबैक यूनिट थी दिल्ली सरकार ने जिसको 2016 में शुरू किया था उसमें कई सारी अनियमितताएं थी। एलजी जो दिल्ली के हैं उनकी अनुमति नहीं ली गई, 20 लोगों की नियुक्ति कर दी गई और ये आरोप था कि दिल्ली के कई सारे व्यवसायी, दिल्ली के कई सारे जो अधिकारी हैं जो खास तौर से जिनके पास काफ़ी महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारियां रहती हैं, उनके फ़ोन को टेप किया गया। अब टेप करने के बाद उनसे किस तरीके से डीलिंग की गई इसकी जो जांच है वो किए जाने की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी की जाती रही, कांग्रेस पार्टी के भी तमाम सदस्यों ने उठाई। अब उस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस एफआईआर में कि मनीष सिसोदिया के साथ साथ दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके सलाहकार का भी नाम इस एफआईआर में है। ये बड़ी बात है, यानी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ही या कह सकते हैं कि उनकी सहमति से ही ये यूनिट गठित की गई थी जो दिल्ली के महत्वपूर्ण लोगों के फोनों को टेप कर रही थी। अब सीबीआई इस मामले में जांच करेगी और इन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएगी। जी 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 आप हमारे साथ बने रहें। आते हैं ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि मिश्रा जी, आपने सुना हमारे संवाददाता को, उन्होंने डिटेल से जानकारी दी कि क्या कुछ रहा। आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एक और एफआईआर दर्ज की गई है। तो अब जिस तरह से आप लोग विपक्षी एकता को लेकर के कविता भी सक्रिय है और आम आदमी पार्टी के मार्च में कल कांग्रेस शामिल थी, क्या ये थोड़ा क्लियर करेंगे कि आप लोग इस पूरे प्रकरण में मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हैं या फिर उनकी गिरफ्तारी का या जो सारी चीजें हैं उसके साथ में है या अगेंस्ट में है? देखिए निखिल जी, मेरा शुरू से मानना है
कि संविधान और कानून से बड़ा कोई नहीं है। यदि मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत किया है तो संबंधित जांच एजेंसियां जांच कर रही है, और इसमें यदि वो कल्प्रिट साबित होते हैं तो फिर उनको उस अनुसार से सजा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जितनी जांच एजेंसियां हैं, मैंने शुरू से इस बात पे मेरा स्टैंड क्लियर है कि जितनी जांच एजेंसियां हैं, क्या सिर्फ विपक्ष के नेताओं के विरुद्ध ही ऐसा क्या है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो नंबर ऑफ केसेस आप देखिए 95% जो केसेस है सिर्फ विपक्ष के नेताओं के विरुद्ध क्यों है? यदि कांग्रेस से कोई नेता भ्रष्ट है तो आप कार्रवाई कीजिए, जेल भेजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सिर्फ विपक्ष के नेता ही हैं? क्या सत्ता पक्ष के जो भाजपा के कोई नेता है या कोई जो सत्ता पक्ष का है वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? तो ये सवाल सरकार के फंक्शनिंग पे उठता है कि क्या आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को परेशान करना चाहते हैं? क्या इसमें एक बात और भी आती है कि हो सकता है आप एक बात कह रहे हो कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। पहली बात तो कोई मामला सामने लेकर आए जिसमें कार्रवाई ना हो रही हो तो एक बात कही जाए। दूसरी बात, अगर करप्शन का मामला है, अगर करप्शन, सुनिए जी ऋषि मिश्रा जी, अगर करप्शन का मामला है तो कार्रवाई हो रही है, होने दीजिए। उसमें विपक्षी एकता, उसमें हल्ला मचाना और करप्शन वर्सेस करप्शन करके पूरे मामले को डिफ्यूज करने की कोशिश करना, ये तो सीधे सीधे बचाने की बात होगी। फिलहाल मैं आपके पास आऊंगा। दो सेकंड दे दीजिए। जी 2 सेकंड। जी ईश्वरप्पा पे क्या कार्रवाई हुआ आप बता दीजिए। क्या कहते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा पे क्या कार्रवाई हुआ? कार्रवाई होना, कार्रवाई खत्म करने के बीच में एक प्रोसेस होता है। कार्रवाई को ठंडे अब आपकी इस बात का धनंजय गिरी से जवाब ले लेते हैं। ठंडे बस्ते में डाल देना। चलिए धनंजय गिरी से जवाब ले लें। आपकी बात समझ गए ऋषि जी। आसाम में चिल्ला के जो कह रहे थे हेमंत बिस्व शर्मा के विरुद्ध पोथा तैयार कर रखे थे भ्रष्टाचार का, क्या हुआ वो पोथा? कहाँ गया पोथा? ठीक है, चलिए धनंजय गिरी जी ये कह रहे हैं कि जी सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है और इसलिए ये साथ खड़े। जी 2 एग्जाम्पल में जवाब देता। एक तो अरविंद केजरीवाल घूम कहते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ सबूतों का पिटारा है। कभी किसी ने नहीं पूछा कि भाई, राजनीतिक विश्लेषक और किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं पूछा कि क्या हो गया पोछा। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ आपको कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे 90 में और 97 में वो कुर्सी छोड़नी पड़ी 7 साल के बाद, जब 92-93 चारा घोटाला उजागर होकर आया तो उनके मदद से यहाँ सरकार चलती थी, उनके हनक से, उनके ठसक से सरकार चलती थी। इसलिए लालू यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी। अदालत के मॉनिटरिंग में उनके खिलाफ केसेस हुए और उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसी तरह से मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ अदालत के लिए। राहुल जी पर एक रेप का केस चला था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, केस को खत्म कर दिया। तो इस देश में अगर आपको भाजपा के किसी नेता के खिलाफ एविडेंस है, आप लेके आइए। अरे ईश्वरप्पा पे क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? 40% कैसे नहीं कार्रवाई मांग रहे हैं पैसा? 97 में हुआ केस 40% कमीशन मांग रहे हैं। इस देश की न्याय अडानी के कोर्ट से हजारों करोड़ों। अरे ऋषि मिश्रा जी सुनिए, ऋषि मिश्रा जी सुन लीजिए। जी धनंजय जी बात पूरी करिए। जी जब 97 में लालू जी पर चला हुआ केस, आज भी उस केस में वो भीतर बाहर किए हुए हैं। अगर दोबारा वो 2004 में रेल मंत्री बनते हैं, नौकरी के बदले जमीन के बदले प्रॉपर्टी का जो खेल करते हैं, उसका केस अभी चल रहा है। उसके खिलाफ कंप्लेन करने वाले कौन? आज जो उनके सत्ता में उनके साथ है। तो राजनीति का खेल भी बड़ा अजीब होता है, सबसे बड़ा दुश्मन सबसे करीब होता है। कल जो आंध्रा में जो लोग चिल्ला के कांग्रेस और केसीआर एक दूसरे को गाली दे रहे थे, वो आज देखिए एक होने लगे। ये विपक्षी एकता, ये पक्षी एकता है। अच्छा, ये बात बिल्कुल। ऋषि मिश्रा जी, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं करप्शन ने विपक्षी जो एकता है उसको और मजबूत करने की कोशिश की है कि भाई मैं वो मुहावरा यूज नहीं करूंगा, चोर चोर मौसेरे भाई, इसको ये मत समझिएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कम से कम इन सारी चीजों को धता बताने के लिए सारे लोग मिलकर एक हो जाओ और जोर जोर से चिल्लाने लगो। जहां तक इस बात का सवाल है कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं बीजेपी के लोगों के खिलाफ, तो न्यायिक संस्थाएं हैं, जो कोर्ट्स हैं, आप लेकर जाइए, याचिका डाल दीजिए। देखिए मैं जो कहने जा रहा हूं, देखिए हेमंत बिस्व शर्मा को मैं ईमानदार मानता हूं। हेमंत बिस्व शर्मा पे एक भी आरोप नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जब अमित शाह साहब ही उस समय चिल्ला के कह रहे थे, इतने मोटे फाइल तैयार कर रखे थे, सबसे भ्रष्ट मंत्री का दर्जा उनको दिया गया था। अब क्या हो गया कि वो पाक साफ हो गए। जब आप इनसे पूछेंगे तो कार्रवाई चल रही है। भाई कार्रवाई का स्पीड क्या है?
कार्रवाई के नाम पे आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आपका मतलब है कि गलत आरोप लगाए थे, झूठे आरोप लगाए थे, आपका मतलब यही है ना? बिल्कुल नहीं, तो फिर हम ये अमित शाह, ये बीजेपी का प्रवक्ता बताए, अमित शाह उस समय सही थे या आप सही हैं? आपने संगमा साहब का अभी कुछ दिन पहले देखा कि मेघालय में जिस संगमा को, चलिए इस बात का अब हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। धनंजय गिरी जी से जवाब लेके खत्म करेंगे। आपका प्रश्न मिल गया धनंजय जी को, आपका सवाल मिल गया धनंजय जी को, समय बहुत कम रह गया है। जी धनंजय जी, संक्षेप में। शालीन और सज्जन लोग हैं बेचारे, क्या बोलेंगे बेचारे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति रही है और रहेगी। और इस देश की जनता, इस देश का जनमन, इस देश का आम नागरिक, इस देश का गांव गरीब किसान नौजवान, हर व्यक्ति जानता है कि देश के शीर्ष पद पर उसने ऐसे व्यक्ति को बैठा रखा है जिसको हर एक की चिंता है, जो उस गरीबी गुर्बत को जी करके आया है, जो किसी भ्रष्टाचारियों को, जिसके कारण भ्रष्टाचारियों को भय लग रहा है, जो चोरी की है, घोटाला किया है, जिसने हाला के नाम पर किया हो, चाहे चारा के नाम पर किया हो, चाहे अलकतरा किया हो, सबके साथ इंसाफ होगा। कोई नहीं बख्शा जाएगा, कोई नहीं छोड़ा जाएगा। वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो, सत्ता में हम हैं तो सरोकार में। अजीत पवार याद है कि नहीं? चलिए अजीत ऐसे पवार एक याद निकालते रहेंगे और आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। ये हमारी जो बहस है वो बंद नहीं होगी। लेकिन एक बात जरूर बताया, एक बात धनंजय जी ने जो कही, सरकार इन्होंने बना लिया, ऋषि मिश्रा जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे? अजीत पवार को चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। पीसिंग कहाँ चला गया भैया? अजीत पवार के साथ सुबह सुबह सरकार बना लिया आपने। येडियुरप्पा साहब के शरण में जाना पड़ रहा है कर्नाटक में, नहीं तो स्थिति खराब हो रही है कर्नाटक में आपका। ईश्वरप्पा जी 40% खुद मांगते हैं, टैक्स मांगते हैं। अरे यही बात तो कहा जा रहा है, यही बात तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई अगर किसी के खिलाफ आपको लगता है तो जवाब दे दीजिए। धनंजय जी जल्दी से जवाब दीजिए, हम चर्चा को समाप्त करेंगे। जी बीजेपी का कोई ऋषि जी समाप्त भी करना है, ऋषि जी समाप्त भी करना है। धनंजय जी एंड करिए जी, फाइनल कमेंट्स। फाइनल कमेंट्स। अब ऋषि जी मत बोलिए, क्योंकि ऐसे तो एक एक करके बोलते रहेंगे, चर्चा खत्म ही नहीं होगी। जी देखिए, मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। सबको पता है हकीकत क्या है। इस देश का गांव गरीब किसान नौजवान से लेकर के विपक्ष पक्ष सबको, और मिश्रा जी को भी पता है कि आएगा तो मोदी ही। चाहे जितना गाना गा ले, चाहे जितना इल्जाम लगा ले, चाहे कार्रवाई कीजिए ना, लाइए ना मोदी। चलिए कार्रवाई पर अगली बार में कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जरूरी है, फिलहाल चलने का नाम ही नरेंद्र है। फिलहाल ये जरूरी है कि शायद सभी को ये देश में इस बात की इच्छा होगी कि जो संसद की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चले, जो विधायी कार्य हैं वो ठीक से चले, और करप्शन वर्सेस करप्शन करके इसको डिफ्यूज करना जो पूरा मामला है वो ठीक नहीं है। धनंजय जी आपका बहुत शुक्रिया, ऋषि जी आपका भी शुक्रिया, और नीरज हम आपके पास दोबारा नहीं आ पा रहे हैं, समय जो है हमारे राजनीतिक प्रवक्ताओं ने खा लिया है, तो अब जो है वो आपके पास नहीं आएंगे। फिलहाल अपडेट और दूसरी बुलेटिन में आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके लिए भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब यहां पर फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि बंगाल भर्ती घोटाले में क्या कुछ सामने आया है और एजेंसी ने कैसे कराया है सच का सामना।